दोस्तों, फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानियां तो आप सबने सुनी होंगी और कुछ से बेहद मोटिवेट भी हुए होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जिंदगी करवट बदलती है तो बड़े से बड़ा दानवीर भी पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल आज के हमारे इस किरदार का भी है, जहां एक बिजनेसमैन ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर अरबों का साम्राज्य तो बनाया, मगर वक्त ने ऐसा पासा पलटा कि उसकी गिनती कौड़ियों में होने लगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है 45 साल तक दुबई पर राज करने वाले एक भारतीय शख्स की। तो आखिर इतने बड़े साम्राज्य का ये उत्तराधिकारी आखिर गुमनाम कैसे हो गया, जानेंगे आज। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये कहानी है B.R. शेट्टी यानी भावागुथु रघुराम शेट्टी की, जिसे एक वक्त पर दुनिया दुबई के शेखों के बीच मौजूद सबसे बड़ा अरबपति कहा करती थी। संसार का ऐसा कोई ऐशो आराम नहीं था जो इस व्यक्ति के घर के सामने न खड़ा हो, फिर चाहे वो महंगी महंगी विंटेज कारें हों या फिर 300 करोड़ का गल्फ स्ट्रीम Z415 प्राइवेट जेट। यही नहीं, शेट्टी की ऐशो आराम की जिंदगी इतनी शानदार थी कि उसके लिए विश्व की सबसे महंगे होटल बुर्ज खलीफा के 2 फ्लोर हमेशा बुक रहते थे। और ये सब उसने खड़ा किया मात्र अपनी फार्मासिस्ट कंपनी NMC हेल्थ की बदौलत। मगर इन सब के बावजूद क्यों और कैसे ये मल्टी मिलियनियर एक ही झटके में राजा भोज से गंगू तेली बन गया, बताएंगे आज। लेकिन उससे पहले शेट्टी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। दोस्तों, B.R. शेट्टी का जन्म कर्नाटका के उडुपी में सन 1942 में हुआ, जिनकी शुरुआती जिंदगी काफी संघर्षशील गुजरी। इस बीच ये पॉलिटिक्स से भी जुड़े रहे, जहां वो भारत के 2 मुख्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी के संपर्क में रहे, लेकिन कुछ खास ना कर पाए। इस दौरान 1970 में शेट्टी ने मणिपाल यूनिवर्सिटी से फार्मासिस्ट की पढ़ाई पूरी की और पुणे की एक कंपनी में मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम करना शुरू किया। लेकिन अपना ज्यादातर समय पॉलिटिक्स में देने के चलते शेट्टी का धंधा मंदा पड़ गया और उन्हें अपनी बहन की शादी के लिए बैंक से लोन लेने तक की नौबत आ पड़ी। बस यहीं से शेट्टी की किस्मत पलटी और उसने अपनी बहन की शादी के लिए खर्च को चुकाने के लिए दुबई का रास्ता चुन लिया। दोस्तों, ये वो दौर था जब दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात बनने की कगार पर था और देश विदेश में बैठे तमाम लोगों के लिए किस्मत आजमाने का नया ठिकाना। शेट्टी भी अपनी जेब में महज $8 लेकर यहाँ कुछ इसी मकसद से आया था, जहाँ उसने दुबई की झुलसा देने वाली धूप में घर घर जाकर दवाई बेचने का काम शुरू किया, जिसे आम भाषा में हम भारतीय MR यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। शेट्टी के अंदर पैसा कमाने की इतनी आग थी कि वो दिन भर धूप में काम करता और रात को अपनी इकलौती शर्ट धोकर सूखने के लिए डाल देता और फिर उसे सुबह पहनकर काम पर निकल जाता। अपनी इसी कड़ी मेहनत की बदौलत उसने अपनी बहन की शादी में लिए हुए लोन को साल भर में चुकता कर दिया और देखते ही देखते शेट्टी ने 1 साल के भीतर ही 2 रूम के छोटे से अपार्टमेंट में अपना एक क्लिनिक और फार्मेसी खोला, जिसका नाम न्यू मेडिकल सेंटर NMC रखा, जहां वो हॉस्पिटल के लिए खुद एम्बुलेंस चलाने से लेकर कर्मचारियों के साथ फ्लोर तक साफ करता था। और इत्तेफाक तो देखिए, कुदरत की ऐसी कृपा बरसी कि ये छोटा सा NMC दुबई का सबसे बड़ा हेल्थ केयर जॉइंट बन गया, जिसके अंदर अब 1 या 2 नहीं बल्कि 2000 डॉक्टर्स काम करते थे। यही नहीं, ये कंपनी 2012 के लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अबू धाबी की पहली ऐसी ब्लॉकबस्टर कंपनी बन गई जिसने 117 मिलियन पाउंड की रकम जमा की। इसके बाद शेट्टी रुके नहीं। कुछ ही सालों में शेट्टी की कंपनी पूरे देश और दुनिया में परचम लहराने लगी और हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटैलिटी फील्ड के अलावा वो फार्मास्यूटिकल्स, रिटेल, एडवर्टाइजिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और IT फील्ड में भी कूद पड़ा, जिसकी वजह से करीब 45 साल तक शेट्टी ने दुबई के साथ साथ दुनिया के विभिन्न देशों में अपनी पकड़ बना ली और करोड़ों अरबों का कारोबार किया। इस दौरान या तो अधिकतर कंपनियां शेट्टी से टाइप कर चुकी थी या फिर इसके हाथों बिक चुकी थी। सरल शब्दों में कहे तो शेट्टी वो पारस पत्थर बन चुका था जो पत्थर को भी छू ले तो सोना बन जाता था। सफलता उनसे ऐसे चिपक कर बैठी थी कि शेट्टी को 2005 में दुबई का सबसे बड़ा अवार्ड ऑर्डर ऑफ अबू धाबी बेज से नवाजा गया।
इसके बाद 2007 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया और इसी के 2 साल बाद प्रतिभा पाटिल ने इन्हें पद्मश्री भी दिया। ऐसे में जब साल 2015 में फोर्ब्स की लिस्ट आई तो वो दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों में शुमार थे। वहीं 1 साल बाद उसने इसी लिस्ट में 4.2 बिलियन के साथ 42वें नंबर पर छलांग लगा दी। यही नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जब साल 2015 में पीएम मोदी यूएई आए तो उनके स्वागत का सारा जिम्मा शेट्टी के कंधों पर ही था, जिसे उसने बखूबी निभाया भी। हालांकि इसी बीच साल 2017 में ही शेट्टी अपनी कंपनी से रिजाइन देकर अपना सारा कारोबार अपने दोनों भाइयों प्रशांत और प्रमोद मंगल को सौंपकर बिल गेट्स जैसे बाकी अरबपतियों के साथ जन सेवा की तरफ बढ़ गए, जहां वो अपनी कमाई का आधा पैसा चैरिटी को देने लगे। जहां प्रशांत को एनएमसी हेल्थ की जिम्मेदारी सौंपी गई तो वही प्रमोद को यूएई एक्सचेंज का जिम्मा मिला, जिसे उन दोनों भाइयों ने बखूबी निभाया भी और कंपनी को बेइंतहा प्रॉफिट होने लगा। लेकिन सीईओ की कुर्सी से रिटायर हो चुके शेट्टी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी कुर्सी के साथ साथ इस बनाए हुए विशालकाय साम्राज्य से भी हाथ धो बैठेंगे। और इस पर पहला वार तब हुआ जब मडी वाटर के नाम से फेमस इस ट्विटर हैंडल ने एक खुलासे का जिक्र करके सबको चौंका दिया। बता दें कि मडी वाटर एक कंट्रोवर्शियल रिसर्च फर्म है जो ऐसे सनसनीखेज खुलासे के लिए जानी जाती है। मडी वाटर ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि एनएमसी हेल्थ दरअसल 2.1 बिलियन डॉलर के कर्ज पर नहीं है, बल्कि उसके ऊपर 6.6 बिलियन का कर्जा है, जिसे आम जनता से छुपाया गया। बस फिर क्या था, खबर के फैलते ही कंपनी के स्टॉक गिरने लगे और शेट्टी का साम्राज्य चुटकियों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। शेट्टी इस सदमे से उबर ही रहे थे कि मार्च 2020 में इनके यूएई एक्सचेंज स्टॉक फिनाब्लेर से जुड़ी एक और नेगेटिव खबर निकलकर सामने आई, जिसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने इनकी दोनों कंपनियां एनएमसी हेल्थ और फिनाब्लेर पर बैन लगा दिया। इसके बाद तो मानो शेट्टी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। जहां एक तरफ इनकी दोनों फर्म्स के टॉप एग्जीक्यूटिव रिजाइन पर रिजाइन दे रहे थे, वहीं शेट्टी के ऊपर खुद अबू धाबी में फ्रॉड और फॉर्जरी चार्ज लदे पड़े थे। ऐसी हालात में मार्च 24 को एनएमसी हेल्थ ने स्वीकार किया कि उसके ऊपर वाकई में 6 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है, जो कि 80 अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया था। वैसे ये उठापटक का दौर यहीं पर खत्म नहीं हुआ। शेट्टी की कंपनी फिनाब्लेर, जिसकी कीमत 14,000 करोड़ से भी ज्यादा थी, उसे शेट्टी को मात्र $1 यानी कि करीब 73 रुपए में बेचना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, मात्र 73 रुपए में। अपने भाई की तबीयत बिगड़ने से शेट्टी भारत वापस आ गया, जहां लॉकडाउन में वो फंसा भी रहा, मगर इससे पहले कि वो दुबई निकल पाता उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का आरोप है कि शेट्टी साहब ने उनसे भी 16 संपत्तियों को लेकर धोखाधड़ी की है। अब दोस्तों, फर्श से अर्श तक पहुंचे शेट्टी की आज की हकीकत यह है कि उन कंपनियों में $5 अरब के कर्जे में डूबे। इनके खिलाफ फर्जीवाड़े की जांच भी की जा रही है और उनकी कंपनियों के शेयर को स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार करने पर रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि शेट्टी भारत के ही किसी कोने में है, जहां उस पर हर वक्त गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वैसे आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? गरीबों को अपनी चैरिटी का आधा पैसा देने वाला शेट्टी क्या सचमुच में फ्रॉड है, या फिर उसके भाइयों ने उसके नाम का इस्तेमाल करके ये काम किया? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।